सुशांत ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वो अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है, जहां पर उसको अपॉइंट किया गया है। वो इंडिया जाने के लिए उत्साहित है, क्योंकि पूरे 4 साल बाद वह इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपने लिए पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठ करके अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से सुशांत को कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती है, हर एक बात मानती थी। सुशांत को वह दिन आज भी याद है, जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी, तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से भी थप्पड़ खा लिया था। उसके दादाजी और दादी जी अपने पोते को बहुत जान से प्यार करते थे। जब सुशांत विदेश जा रहा था, तो हफ्ते भर से दादी के आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि घर में एक सुशांत ही था, जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती है, बेटा सुशांत, तुम विदेश पढ़ने के लिए जाओगे तो मुझे तो इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। तुम्हारी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो जब तुम डॉक्टर बन के आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का इलाज करना। सुशांत भी अपने दादा दादी जी के गले में लग जाता है और कहता है, मैं जल्द ही डॉक्टर बनकर आऊँगा और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूंगा। आप चिंता मत करना दादी। सुशांत विदेश चला जाता है। विदेश में 4 साल पढ़ाई करने के बाद आज वो इंडिया आ रहा है। वह भी दिल्ली के एक नामी ग्रामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर दादाजी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए पास के सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी को ले जाकर दिखाने के लिए जाते हैं। 10 रुपए का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर दादाजी को देखने के बाद कहता है कि आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से कुछ ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ, जो सस्ती भी है, आप आराम से खरीद लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर शर्मा जी को अच्छी तरीके से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरीके से परिचित था। शर्मा जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयों का पर्चा लेकर बाहर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपने पत्नी का हाथ पकड़ करके रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऑटो का इंतजार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए सुमित्रा जी कहती है, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। सुमित्रा जी ऑटो को हाथ देती है और उस ऑटो में बैठ करके अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। ऑटो में बैठते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही शर्मा जी अपनी पत्नी सुमित्रा से कहती है, याद है सुमित्रा, तुम्हें बारिश कितनी पसंद है। अरे हर बारिश में तुम 1 से 2 बार जरूर भीगती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है। अब तो बारिश से डर लगता है, कहीं भीग के बीमार न पड़ जाए। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है, जहाँ पर उनके घर के पास वाले गली बहुत ही पतली है, जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकती है। उन्हें पैदल ही आना पड़ता है। इसीलिए दोनों लोग घर के बाहर वाले गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन घर भी पहुंचना है। सुमित्रा जी अपने पति के दवाइयों को एक पॉलीथीन में लेकर अपने साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है, कहीं भीग ना जाए, और अपनी पति का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती है, कहीं उनके पति फिसल कर ना गिर जाए। इसीलिए वो अपने पति का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चली आ रही है।
घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेते हैं और अपने पति पवन को बुलाते हुए कहती है, देखो, इतने बुढ़ापे में भी तेरे मम्मी पापा इश्क फरमा रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। इतना बुढ़ापा आ गया है, मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पवन भी कहता है, आने दो आज मम्मी पापा को, देखता हूँ अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है। पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ापे में भी हाथ पकड़कर चल रहे हैं, शर्म नहीं आती है। लेकिन वो दोनों ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ सहारा देने के लिए पकड़े हैं। कहीं बारिश में कोई फिसल कर ना गिर जाए। जैसे ही सुमित्रा जी और शर्मा जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? घर में बहुएं आ गई हैं, नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मोहल्ले में शान से चले आ रहे हो। सुमित्रा जी अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी का हाथ इसलिए पकड़ा था कि कहीं वह फिसल कर गिर न जाए। तुम्हें तो पता है कि पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पैर ठीक नहीं हुआ था। और बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार में ले जा करके पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर सुमित्रा जी अपने गीले कपड़े को बदलने के लिए चली जाती है और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती है कि आप भी कपड़ों को बदल लीजिए। शर्मा जी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है। उनसे अब इस उम्र में काम तो छोड़ो, चलना फिरना भी नहीं बनता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। पवन ने भी अपने पिताजी के बिजनेस को ही अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में शर्मा जी की अच्छी खासी पहचान थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को इसी लाइन में लगवा लिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। शर्मा जी के पास जितने भी जमा पूंजी थे, उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दिया था और जितने भी पैसे कमाए थे, वह घर बनवाने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं रखे थे और जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाइयों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं और बेटे बहू को 150 देने में भी आफत आ जाते हैं। बहू अपने लिए 5-5 हजार की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर यहीं माँ बाप के ऊपर 500 रुपये ही खर्च हो जाए तो बहू घर में तमाशा बना देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्चे बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन सुमित्रा पवन से कहती है, मैं तुम्हारे माता पिता से बहुत तंग आ चुकी हूँ, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो इसके खर्चे उठाऊं, ऊपर से बुढ़ा बीमार रहता है, तो अब सास भी कोई काम नहीं करा पाती है, पूरा दिन अपने पति की हिफाजत करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि बुढ़ा बुढ़ी को बना बना करके खिलाऊं। तुम ऐसा करो, या तो इसी किसी विद्र आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं। घर में बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर खर्चा बढ़ाना फालतू है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हफ्ता 10 दिन में ही इन लोगों को घर से निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। 10 दिन के बाद पवन अपने माता पिता से कहता है, मैंने दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात की है और सोचा है कि आपको उधर अच्छे से डॉक्टर से दिखा दूं। आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर से दिखा दूंगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है
सही कह रहे हो। पापा को एक बार दिल्ली में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शर्मा जी और सुमित्रा जी अपनी बहू बेटी बातों की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गई। वो तो मुझे इधर पास के अस्पताल में दिखाने नहीं ले जाता, तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है। सुमित्रा जी कहती है, बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक लेकर जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास के किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा दो, तो वो ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसे बातें करती हो। मैंने अपने एक मित्र से बात की है, वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर के पास दिखा पाऊंगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है। बस आप कल चलने की तैयारी कर लो। परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। अपने लिए एक दो जोड़ी कपड़े भी रख लेना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना भी पड़ सकता है। पवन की बातें को सुनकर सुमित्रा जी को लगता है कि शायद उनका बेटा सुधर गया है। उसे अपनी माता पिता की चिंता होने लगी है। इसीलिए वो अपने पिताजी को दिखाने दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वो भी खुश होकर के अपने और अपनी पति के बैग को लगा लेती है, और दूसरे दिन ही शर्मा जी और सुमित्रा जी अपनी बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। पवन शर्मा जी और सुमित्रा जी को दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उस अस्पताल को देखकर सुमित्रा जी की आंखें फट जाती है। अरे, इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही है। पवन अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिल कर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठता है। इतना कहकर पवन और उसकी पत्नी उधर से निकल जाती है। सुमित्रा जी और शर्मा जी अपनी बेटे के आने का इंतजार करती रहती है कि कब बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए। ना ही बहू वापस आई और ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा उन्हें लेने के लिए अब भी क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। वो तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लाए, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली जैसे शहर में छोड़ने के लिए लाए हैं। माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अकेला दिल्ली में छोड़कर चले गए। सुमित्रा जी अस्पताल के बाहर घबराई हुई अपने बेटे को चारों तरफ ढूंढती रहती है। लोगों से पूछती रहती है कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा क्या, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कौन किसी को जानता है। शर्मा जी को शक होने लगता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन जैसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है। बेसहारा कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। सुमित्रा जी को जब पता चलता है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो वो अपने पति के कंधे में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है कि कैसी किस्मत पाई है हमने। पूरी जिंदगी इतनी संघर्षों में निकाली है और अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ किया है, और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरा रात रोते रोते सुमित्रा जी गुजार देती है। सुबह होते ही पास के ढाबे से अपने पति के लिए और अपने लिए 1 कप चाय लाती है। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का खर्चा भी चला सके। 2-4 दिन तो वह उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाते, और जितने पैसे होते हैं उन्हीं पैसों से थोड़ा बहुत खा पीकर अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजारा करें।
जिस ढाबे से सुमित्रा जी चाय और नाश्ता लेकर आती है, वह उसी ढाबे में जाती है और कहती है कि बेटा, कोई काम हो तो मुझे दे देना। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कुछ काम कर लूंगी तो खाने के पैसे निकाल लूंगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है, माताजी, आप चाहें तो मेरे ढाबे की बर्तन को धो सकते हैं। उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे भी दे दूंगा और सुबह शाम चाय भी दे दूंगा। अब सुमित्रा जी क्या करती? कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास। किसी तरीके से अपना और अपने पति का गुजारा करने लगती है। सुशांत भी दिल्ली में आ चुका है। आज उसका दिल्ली में नामी ग्रामी हॉस्पिटल में पहला दिन है। वह होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वो अपनी कार में बैठ करके घर जाने लगता है तो देखता है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसे लग रहा है कि जैसे उसकी दादी हो और पास में ही छड़ी लिए दादाजी बैठे हो। लेकिन फिर आगे को चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, वो तो चाय के टपरी पर। लेकिन उसका मन नहीं मानता है। सुशांत दोबारा से अपने कार को वापस घुमाता है और उस चाय के टपरी के पास आता है और जैसे ही उधर आता है तो वह देखकर तंग रह जाता है कि अरे, ये तो सच में उसके दादा दादी ही हैं और दादी चाय की बर्तन धुल रही है। दादाजी उधर ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज देता हूँ, दादी, आप इधर क्या कर रही हो? जैसे ही दादी मुझे देखती है, बर्तनों को छोड़कर मेरे पास आ जाती है और मेरे गले लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धुल रही है और मेरी दादा दादी इधर अकेली क्यों है। उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ, दादी, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अब आप बताओ कि क्या बात है? आप इधर क्या कर रही हो? आप इधर कैसे आई हो? दादी रोते रोते मुझे अपनी सारी बातें सुनाती है। मैं सुन करके तंग रह जाता हूँ। अपने मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे हैं और खांस रहे हैं। मुझे दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वह अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं, फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। दादा दादी को मैं अभी घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ, मम्मी पापा मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से दादा दादी के बारे में पूछता हूँ तो मम्मी मुझसे झूठ बोल देती है कि वह दोनों मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले गए हैं। बताकर भी नहीं गए। मैं मम्मी के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए। आप लोगों को मैं विदेश घुमाने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनके गलती का एहसास दिलाना चाहता था। इसीलिए मैं उन्हें घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर उधर से दादा दादी के पास आ गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा को इंतज़ार कराने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगती है। बेटा, तुम हम दोनों को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी और तुम्हारे तो पापा कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे, कम से कम बता कर तो जाते कि कहाँ जा रहे हो। मुझे अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए? अपनी मम्मी की मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर सुशांत कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादी को अकेला छोड़ा था तब सोचो उन्हें कैसा लगा होगा। और आप तो कभी उन्हें वापस लेने भी नहीं आए। आपको तो पता भी नहीं है वो कहाँ है और कैसे हैं, है भी या नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के पसीने छूट गए। मेरे मम्मी पापा सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा, आप सोचो, जब कुछ घंटों के लिए मैंने आपको छोड़ दिया
तो आपको कितना बुरा लग रहा है। क्या क्या सोच लिया आपने। और आपने तो दादा दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सोचो, अगर ऐसा व्यवहार आपके साथ में करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसा लगता। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पछतावा कहकर रोने लगते हैं। तभी सुशांत दादा दादी को लाकर अपने मम्मी के सामने खड़ा कर देता है। अपने माँ बापूजी को अपने सामने देखकर पवन उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबूजी, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे ही बेटे ने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। अब आप दोनों घर चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शर्मा जी और सुमित्रा जी अपने बेटे को माफ़ कर देते हैं और सभी फिर हंसी खुशी से गांव में आकर रहने लगते हैं। सुशांत भी खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं और दादी बाबा को अच्छी तरीके से रखेंगे। वह अपने मम्मी पापा को अच्छी तरीके से समझा देता है कि अब दादा दादी के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।